Morning students, this is history class 9th chapter 1 the French Revolution, and today is going to our last class on this chapter 1789 की फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस में, यूरोप में और दुनिया में लोगों पर क्या प्रभाव डाला। फ्रांस की क्रांति की विरासत क्या रही ये हम आज जानेंगे। और जो क्रांति समय समय पर फ्रांस में हुई उससे फ्रांस की महिलाएं, पुरुष और बच्चों के पहनावे में, भाषा में क्या अंतर देखने को मिला। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। द ईयर्स फॉलोइंग 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children. The revolutionary governments took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को तीन विचार दिए, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, और इन तीनों विचारों को लोगों की जो दैनिक जीवन है उसमें अभिव्यक्त करते हुए देखा जा सकता था। जब जैकोबिन गवर्नमेंट बनती है, जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनती है जिसका नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर होता है, तो लोगों ने वो कपड़े, वो पहनावा छोड़ दिया जो पहनावा एरिस्टोक्रेसी और नोबल्स लोग पहनते थे। उन्होंने सैन क्लाउड्स जो वस्त्र थे खुद को नोबल से अलग करने के लिए पहने। One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. In the old regime, all written material and cultural activities, books, newspapers, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. 1789 से पहले के समय को फ्रांस में ओल्ड रेजीम, प्राचीन राजतंत्र का नाम दिया जाता है। इस समय में अगर कोई भी लिखी हुई सामग्री लोगों तक पहुंचानी है, उसको पॉपुलराइज करना है, प्रसार करना है, तो उससे पहले राजा से उसकी स्वीकृति लेनी पड़ती थी, यानी प्रेस पर पाबंदी थी। लेकिन 1789 की रेवोल्यूशन के बाद जो प्रेस है, जो अखबार है, मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर है, नाटक है, संगीत है, नृत्य है, उन पर राजा की स्वीकृति आवश्यक नहीं रही, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी द नेचुरल राइट। जब 1791 में फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, लुई 16वें को संविधान के अनुसार काम करने के लिए कहा गया और संविधान व्यक्ति और नागरिक के अधिकारों से शुरू हुआ, तब ये स्पष्ट हो जाता है कि हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और ये उसका प्राकृतिक अधिकार है। न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्रीसाइड। जब प्रेस की आज़ादी की बात होती है तो इसमें कोई हैरानी नहीं, तो शहरों से पुस्तकें और जानकारी बाढ़ की तरह गाँव में पहुंची। फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मेंट द अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब होता है कि आप विरोधी विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। ईच साइड sought to convince the others of its opposition through the medium of print. Plays, songs and festive processions attracted large numbers of people. This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political
philosophers wrote about at length in texts which only a handful of educated people could read. जो दार्शनिक थे, जो विचारक थे, जो पढ़े लिखे लोग थे फ्रांस में, उनके विचारों को फ्रीडम ऑफ प्रेस के बाद की स्वीकृति के बाद नाटकों, गीतों और समारोह के माध्यम से अनपढ़ लोगों तक उनके विचारों को पहुंचाया गया, क्योंकि इससे पहले कुछ पढ़े लिखे लोग ही उनको समझ सकते थे। अब उनके जीवन में, लोगों के आम जीवन में बदलाव आना स्वाभाविक था। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। फ्रांस में पॉलिटिकल डायरेक्टरी की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर नेपोलियन राजा बन जाता है और वो अपने आप को यूरोप को आधुनिक करने वाले के रूप में प्रदर्शित करता है। और यूरोप के लोग भी नेपोलियन को लोकतंत्र का संदेशवाहक समझते हैं। In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. He set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. नेपोलियन ने सेना की सहायता से यूरोप के उन देशों पर हमला किया, पड़ोसी देशों पर, और वहाँ के राजाओं को हटाया गया और उनकी जगह अपने परिवार के सदस्यों को नियुक्त किया गया। नेपोलियन वॉज सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन खुद को यूरोप को आधुनिक करने वाले के रूप में देखता था। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी and a uniform system of weights and measures provided by the decimal system. नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता, नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया, जिसके अनुसार एक समान नाप तोल की व्यवस्था को लागू किया गया। व्यक्ति निजी संपत्ति के अधिकार की रक्षा करने की बात कही गई। Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people. But soon the Napoleonic Wars armies came to be viewed everywhere as an invading force. लेकिन कोई भी लोकतंत्र का संदेशवाहक किसी दूसरे देश पर हमला करते हुए वहाँ के लोगों की आज़ादी छीनने की बात नहीं कर सकता, जो नेपोलियन ने किया। He was finally defeated at Waterloo in 1815. Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws and to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. लेकिन नेपोलियन की जो आचार संहिता थी, जो नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट था, जिसके द्वारा उसने बहुत सारी चीज़ें यूरोप में लागू की, उनके कारण नेपोलियन को आज भी जाना जाता है। और इन्हीं कारणों की वजह से नेपोलियन को मॉडर्नाइजर के रूप में देख सकते हैं। लेकिन नेपोलियन एक तरह से मिलिट्री डिक्टेटर के रूप में सामने आता है। The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. These spread from France to the rest of Europe during the 19th century, where feudal systems were abolished. Colonized people revoked the idea of freedom from bondage into the movements to create sovereign nation-state. Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Rai are the two examples of individuals who responded to the ideas coming from revolutionary फ्रांस। अब हम जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति की विरासत क्या है, उसकी देन क्या है दुनिया को। आज हम फ्रांस की क्रांति को क्यों पढ़ते हैं, उसकी प्रासंगिकता क्या है, तो हम जानेंगे कि फ्रांस की क्रांति ने जो आज़ादी, स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक अधिकारों की बात जो कही, जो विचार दिए, वो फ्रांस से यूरोप में और यूरोप से दुनिया में फैले
19वीं शताब्दी में और सामंतवादी व्यवस्था का अंत हुआ और वो देश जो दूसरे देशों के द्वारा शासित थे, उनकी कॉलोनी थे, वहाँ के लोगों ने भी स्वतंत्रता के विचार से शक्ति प्राप्त की और वहाँ पर आंदोलन हुए और वहाँ पर संप्रभु राष्ट्रीय राज्य स्थापित हुए। यानी और उदाहरण के लिए मैसूर, भारत में मैसूर में टीपू सुल्तान और बंगाल में राजा राम मोहन राय ने फ्रांस की क्रांति के विचारों को आगे बढ़ाया। थैंक्स।